नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, यह आपातकाल की घोषणा का प्रावधान देता है। दोस्तों, मैं आपातकाल के संबंध में जो भारतीय संविधान में दिया गया है बता देता हूँ। पहले लिख दे रहा हूँ यहाँ। आपातकाल आपातकाल भाग 18 में वर्णित है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, 352 से 360 तक। तो जो मुख्य हैं 352, 356 और 360, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। 352 के अंतर्गत यदि जो है आंतरिक अशांति होती है, आंतरिक अशांति जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया, तो इसके आधार पर राष्ट्रपति भारत में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 यह कहता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र, राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में इमरजेंसी लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यह कहता है कि यदि वित्तीय स्थिरता या साख पर कोई खतरा आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसी तरह की जो है संकट में होती है, तब यहाँ पर जो है वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अब हम अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, यह भाग 20 के अंतर्गत आता है, भाग 20। और भाग 20 में क्या वर्णन किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अनुच्छेद 124 आपका सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 214 जो है प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ऐसा बात किया गया है 214 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश कौन था? सबसे पहला राजवंश दोस्तों विजयनगर का संगम राजवंश था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसको मैं बता देता हूं। पहले नंबर पर विजयनगर में संगम वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद में क्रमशः बताऊंगा मैं। फिर सलू राजवंश आया, सलू वंश। फिर तुलु राजवंश आया और उसके बाद में अराविडु आया। संगम वंश के बाद सलू राजवंश, फिर तुलु राजवंश, फिर अराविडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया था। अब संगम राजवंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। संगम इनके पिताजी का नाम था। इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही जो है इस राज्य की स्थापना की थी, संगम वंश की। और इनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि विजयनगर के संगम राजवंश की राजधानी क्या थी, तो हम्पी थी, इसे याद रखिएगा। अब जहाँ तक सुलू राजवंश की बात है, तो सुलू राजवंश की जो स्थापना है वह सलू नरसिंह ने की थी। सलू नरसिंह ने, इसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सलू राजवंश की स्थापना किसने की थी? सलू नरसिंह ने की थी। अब यहाँ पर जो तुलु वंश है, जिसे तुलु वंश हम कह रहे हैं, तो तुलु वंश की स्थापना दोस्तों वीर नरसिंह द्वारा की थी। और इसमें खास बात यह है कि इनमें जो प्रतापी राजा था तुलु राजवंश का, वह कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे। और इन्हीं के शासनकाल में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, अष्ट दिग्गज रहा करते थे। और ये अष्ट दिग्गज उन्हें कहा जाता था। 8 महान तेलुगु कवियों का यह समूह था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में रहता था। अराविडु वंश की स्थापना दोस्तों तिरुमल ने की थी, तिरुमल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसका एक उपग्रह है जो ज्ञानीमीड है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति के बहुत उपग्रह हैं, उनमें से सबसे बड़ा ज्ञानीमीड है। और ज्ञानीमीड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा, बुध ग्रह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और इसकी खास बात यह है
किया दोस्तों, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। और सूर्य के सबसे नजदीक है, एग्जाम में पूछता है, सूर्य के सबसे नजदीक है, तो याद रखिएगा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। बुध ग्रह छोटा और सबसे हल्का है, इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य के यह सबसे नजदीक है बुध ग्रह। शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का है, और इसका घनत्व दोस्तों सभी ग्रहों से कम है, यहाँ तक कि यह पानी के घनत्व से भी हल्का है, अर्थात जल के ऊपर इसको रख दिया जाए तो यह तैरता रहेगा। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं, उपस्थिति के कारण नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन सही होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शहनाई के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह जी खां जी थे, आप लोग जानते हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित हैं, सितार वादन से संबंधित हैं। और किशन महाराज आप लोग जानते हैं, तबला वादन से संबंधित हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित हैं। ठीक, एक बार इसको और देखेंगे। शहनाई के प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार के प्रमुख वादक पंडित रविशंकर, तबला के प्रमुख वादक किशन महाराज, और बांसुरी के प्रमुख वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह फिलीपींस मनीला में स्थित है, फिलीपींस मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों, रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान, इससे मैं बता देता हूँ, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं वह जर्मनी से ली गई हैं। और जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। एक बार और देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट द्वारा मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान लिया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और इब्राहिम लोदी बाबर के मध्य में युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, जिसे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से जो है लोदी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोदी था, और लोदी वंश का संस्थापक आपका कौन था? बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा का संग्रह और विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जाने वाला यंत्र है? तो जो एक्यूमुलेटर है यह विद्युत ऊर्जा का संग्रह करता है, आवश्यकता पड़ने पर विद्युत को प्रयोग में लिया जा सकता है। इससे ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। एरोमीटर का वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। वायु एवं गैस के भार एवं घनत्व मापन में एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापन में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और मीटर का विद्युत धारा के मापन में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनबाद में स्थित है? धनबाद में स्थित केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन आपका केंद्रीय खनन पर्यावरण केंद्र, यहाँ पर लिखा है, अनुसंधान संस्थान होना था, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद में स्थित है। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। इसको जो है एक बार और देख लेते हैं। धनबाद में स्थित केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 16 नवंबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 मई को मनाते हैं और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं और 14 सितंबर को आप लोगों को पता होगा कि कई जो है चीज़ें मनाई जाती हैं। पहले तो मैं बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोस्तों यदि विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा, विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा तो यह 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और इसी दिन जो है विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस होता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस होता है। क्षमा याचना दिवस होता है। एक बार इसको और देखेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 16 नवंबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस तथा विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हेनरी ड्यूरेंट द्वारा स्थापित की गई थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी ने की थी। गैरीबाल्डी ने। और शांति निकेतन की रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित हुआ था। और न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम द्वारा किया गया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोफाइट वनस्पतियां किस प्रकार की वनस्पति? दोस्तों क्रायोफाइट वनस्पतियां टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियां होती हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम लोग क्रायोफाइट कहते हैं। यदि कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियों की बात करें तो यह लिथोफाइट होती है। लिथोफाइट को हम, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को हम लिथोफाइट कहते हैं। यदि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों की बात करें तो इन्हें मेसोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली जेरोफाइट कहलाती है। एक बार इसको फिर से देखेंगे। क्रायोफाइट होती हैं टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियां लिथोफाइट होती हैं और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियां मेसोफाइट कहलाती हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीयों में क्षेत्रों की जो वनस्पतियां होती हैं जेरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है, चेन्नई स्थित अनुसंधान संस्थान कौन सा है? दोस्तों चेन्नई स्थित अनुसंधान संस्थान केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। केंद्रीय या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। ठीक, इसे याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित इसमें काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसी पश्चिम बंगाल से संबंधित लोक नृत्य हैं। इससे आप जात्रा से समझ गए होंगे या जो है काठी से समझ गए होंगे कि यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यदि पंजाब के बारे में बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा वगैरह से आप समझ गए होंगे कि यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक, और उसके बाद में रासलीला, नौटंकी, कजरी, झूला, जद्दा, चाचरी, जैता से समझ गए होंगे आप लोग उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर नौटंकी हो गया, कजरी हो गया या रासलीला हो गया, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। यक्षगान बहुत जो है एग्जाम में बहुत पूछा गया है। यह दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक। और जो कुनीता, करगा, वीरगेसे, ये सभी जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा इसमें। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? जो सर्वोच्च चालकता रखता है इसमें सिल्वर है, अर्थात चांदी की सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां है आपका, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापन करता है? तो एचडीआई जन्म के समय जीवन प्रत्याशा,
कैसा है उसका स्वास्थ्य। दूसरा स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है या आमदनी क्या है, इन तीनों को शामिल करता है। तो ऑप्शन आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी होगा। एचडीआई 3 क्षेत्रों को शामिल करता है। यदि 2023-24 के एचडीआई रैंक की बात करें तो जो फर्स्ट रैंक है दोस्तों वह स्विट्जरलैंड को मिला है और भारत का 134वां रैंक था, इंडिया का 134वां रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में किसके सुझावों पर कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो भारत की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स है, CCEE, यह जो है एमएसपी तय करने में मुख्य भूमिका निभाती है। और इसी के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाती है, कमीशन बनाया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसे हम लोग CACP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यही जो है एमएसपी कृषि फसलों पर निर्धारित करती है, कृषि फसलों पर एमएसपी निर्धारित करती है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों जो भाग 11 है, भाग 11, यह केंद्र और राज्य में संबंधों का उल्लेख करता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। भाग 4 में दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। और भाग 4 के का में 51 का में मौलिक कर्तव्य हैं। इसको एक बार मैं और समझाऊंगा। यदि बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की तो उसमें मौलिक नीति निर्देशक तत्व है। यदि भाग 4 के का की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। दोस्तों भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों संबंधी प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्र संबंधी प्रावधान भाग 10 में है। भाग 12 में आपके वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधी प्रावधान है। इसको एक बार और देखेंगे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भाग 11 में आपका केंद्र राज्य संबंधियों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आपका 19वां प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो जो अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। इन्हें ही जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव जी थे। इन्हें जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, लेकिन जो है यदि वास्तविक माना जाएगा तो ये महावीर स्वामी थे संस्थापकों में। और पार्श्वनाथ आपके जो है 23वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का कालाशोक के, तृतीय बौद्ध संगीति का अशोक के और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।